गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10th साइंस बायोलॉजी जैव प्रक्रम पार्ट 2 यानी कि पार्ट 1 पहले आपको बताया गया था। पार्ट 2 में कुछ बताना है, जो बच गया था उससे आप जान जाएं। जिसमें से सबसे पहला है मनुष्यों में पोषण। पहला और क्या था? मनुष्यों में पोषण। तो सबसे पहले जान जाए कि मनुष्यों में पोषण क्या है। हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो है भोजन का जो यानी कि पाचन का प्रक्रिया जो होता है वह अनेकों भागों में होता है, अनेकों तरह से होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग भोजन को क्या करते हैं कि ग्रहण करते हैं या हम सबसे पहले मुंह में लेते हैं। मुंह में उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं। मुंह में विभाजित करने के बाद क्या होता है, यहाँ से तब तक एक आने की लाला आने की रस जो होता है, लाला रस जिसको हम लोग कह सकते हैं, वह क्या करता है कि ये आने की हमारा जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उससे क्या करता है कि मुलायम बनाता है। मुलायम बनाने के बाद ये यानी कि हमारा एक जो मुंह से लेकर के आमाशय तक एक बहुत लंबी नली होती है, जिसके माध्यम से वो आसानी से आमाशय में पहुंच जाए। आमाशय में पहुंचने के बाद यह क्या करेगा कि यह भोजन वहाँ से भोजन पचने की प्रक्रिया शुरू होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे आमाशय में एक अम्ल जो भोजन के पाचन में सहायक है और बाहर से आने वाले जीवाणुओं को मारने में सहायक है, वो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये क्या करता है, तब तक वो हमारे आमाशय में होता है। और आमाशय में पहुंचने के बाद क्या होता है कि जब भोजन आमाशय में पहुंच जाता है तो वहाँ से भोजन का पाचन होना शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पे आप देखते होंगे कि एक क्षुद्रांत होता है। क्षुद्रांत जो कि कुंडली नुमा यानी कि कुंडली के रूप में जो है वह लपेटा हुआ रहता है, यानी कि बहुत लंबा होने के बावजूद भी कुंडली नुमा होता है, जिसके कारण क्या होता है वह कम स्पेस में यानी कि कम जगह में वह जो सो अवस्थित रहता है। आप जानते होंगे कि यानी कि जो जीव होते हैं यानी कि मांसाहारी शाकाहारी, सर्वाहारी का बात नहीं हो रही है, यानी कि मांसाहारी शाकाहारी, ये दोनों का जो क्षुद्रांत होता है यानी कि मांसाहारी के का अलग होता है और शाकाहारी का अलग होता है। चूंकि मांसाहारी का यानी कि मांसाहारी जो होते हैं उसका क्षुद्रांत बहुत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि मांसाहारी जीवों को मांस पचाने में बहुत कम क्षमता यानी कि कम समय की आवश्यकता होती है, इसलिए उसका क्षुद्रांत जो है सो बहुत कम होता है और वह आसानी से मांस जो सो पच जाता है। जबकि जो शाकाहारी जीव होते हैं उसका क्षुद्रांत बहुत लंबा होता है, क्योंकि उसे यानी कि शाकाहारी जीव को यानी कि घास फूस ये सब जो है सो उसको पाचित करने में बहुत लंबा समय लगता है, इसलिए जो है उसका क्षुद्रांत बड़ा होता है। तो चूंकि मान लें कि मनुष्य में पोषण हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो मनुष्य पोषण में वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या किया, आमाशय में स्राव किया। आमाशय में स्राव करने के बाद क्या करता है कि वहां पे भोजन का पचना शुरू हो जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्षुद्रांत में जो बोले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये तीनों का पाचन जो करने वाला होता है वह आपका क्या होता है, कौन सा होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्षुद्रांत। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्रांत। यानी कि भोजन का जो यानी कि तीनों का जो पाचित स्थल जो है वह कहाँ पे होता है, क्षुद्रांत में। अब क्षुद्रांत के बाद ये क्या होता है कि वहां एक और होता है बृहद्रांत। बृहद्रांत में क्या होता है कि भोजन जो अनपचे भोजन होता है यानी कि भोजन जो पच नहीं पाता है उसको क्या करता है, वह बृहद्रांत में तब तक क्या होता है कि अंगुली नुमा पर्वत वहां पे होता है, जहाँ जो कि यानी कि वो अंगुली नुमा पर्वत जो होता है वह क्या करता है, जो अपच भोजन होता है उसको क्या करेगा, उससे जितने भी जल की मात्रा हो तो उसको अवशोषित कर लेता है। और जब जल की मात्रा अवशोषित हो जाती है तो पुनः उसको जो सो यानी कि उत्सर्जन माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद एक आप जानते हैं कि कभी कभी आपको जब भोजन हम लोग ग्रहण कर लेते हैं तो कभी कभी आपको अपच का शिकार जैसा लगता होगा। जैसे अपच का मतलब क्या है कि एसिडिटी यानी कि अम्लता आने की हमारे शरीर जो सो
या एसिडिटी हो गया है, यानी कि अम्ल का मात्रा बढ़ गया, तो उसमें से क्या होता है कि ये अमाशय मेरा जो है वह अधिक की मात्रा में ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव करता है। इसके कारण क्या होता है, भोजन में चूंकि हमारा शरीर आने की उदासीन रहना चाहता है और ज़्यादा मात्रा में ऐसी यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव होने के बाद क्या होता है, हम खट्टा खट्टा डकार आने की भोजन में भोजन पचना ये सब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए उसको हम लोग उदासीन करने के लिए पुनः हम लोग कुछ जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है या तो दुर्बल क्षारक होता है, उसको इस्तेमाल करके हम लोग कर सकते हैं। अगला है हमारा पंप हृदय। दूसरा में आपको देखना है हमारा पंप हृदय। अब देखिए, अब सबसे पहले जानिए कि हृदय का आप लोग कभी कभी चित्र देखे होंगे, वो कैसा, ये मुट्ठी नुमा होता है। ये जो हृदय होता है वो कैसा होता है, मुट्ठी आकार का। ये मुट्ठी आकार का जो हृदय है, और वही हृदय क्या करता है, वह रुधिर के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करवाना। चूंकि हम जानते हैं कि हृदय में अलग अलग कोष्ठक बना होता है, जैसे 2 आलिंद 2 निलय, मतलब दोनों जो होता है वो क्या करता है कि शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है उसको पूरे शरीर में फैला देना, और पुनः कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो होता है उसको पुनः वापस ला करके एक यानी कि बाएं कोष्ठक में जो है उसको क्या करता है, जमा कर देता है। वहाँ पे क्या होगा कि वो फिर से सिकुड़ेगा। जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे शरीर से नाक के माध्यम से बाहर निकल जाता है, पुनः शुद्ध रक्त ऊपर जाता है। तब तक क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन को हम लोग तब तक ग्रहण कर लेते हैं, और ग्रहण करते हैं तब क्या होता है कि पुनः ये शुद्ध ऑक्सीजन जो है वह शुद्ध रक्त के साथ मिलेगा और पूरे शरीर में मेरा प्रवाह करवा देगा। यानी कि इस तरह से हमारा हृदय जो है सो कार्य करता है। आगे है पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन, पादपों में परिवहन। सबसे पहले आप जानते होंगे, देखते होंगे कि पौधा जो है सो जड़ के माध्यम से मिट्टी यानी कि मिट्टी के माध्यम से जितना भी तरह का उसका खनिज, लवण, जल, ये सारा का सारा उसको अवशोषित करने की क्षमता होती है। जड़ के माध्यम से ऊपर की ओर अवशोषित कर लेती है। लेकिन उसमें से आपका जो है, इसमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसको हम लोग पहला कहते हैं, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम। ये दोनों जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है कि जाइलम क्या करता है, जड़ के माध्यम से यानी कि जड़ के तरफ से पानी को ऊपर की ओर तना तक पहुंचाने का कार्य करता है। पुनः तना से पत्तियों तक पहुंचाने वाला जो कार्य करता है वो आपका क्या होता है, फ्लोएम। और ये दोनों प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है, पानी जो है सो नीचे से ऊपर की ओर चला जाता है, तो पानी के साथ साथ जो है उसका खनिज लवण जो भी उसका पोषक तत्व होता है वो सारा का सारा ऊपर की ओर चल जाता है। वहीं पे कुछ क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया यानी कि जल की मात्रा अगर पेड़ पौधों में अधिक हो जाती है तो क्या करेगा कि पत्तियों के माध्यम से वो आपका जल का जो है यानी कि जो जल रहेगा उसको क्या करेगा, वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से बाहर निकाल देगा, और ये प्रक्रिया जो है सो चलता रहता है। आगे हम लोग को पढ़ना है मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन। आप जानते हो जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, उसका सारा का सारा जब पोषक तत्व को निचोड़ करके हमारे रुधिर जो है सो पूरे शरीर में पहुंचा देता है, तो उसका जो अवशिष्ट बच जाता है उसको यानी कि हमारे शरीर से गुदा के माध्यम से बाहर निकाल देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर ये गुदा के माध्यम से बाहर ना निकल जाए तो ये जान जाए कि वही अवशिष्ट पदार्थ जो होता है वो हमारे शरीर के लिए जो है सो नुकसानदेह होता है। इसलिए ये उत्सर्जन के माध्यम से ये शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए। आगे है कृत्रिम मृत्यु, जिसको हम लोग कृत्रिम मृत्यु जिसको हम लोग कहते हैं अपहरण, हिंदी में हम लोग कह सकते हैं अपहरण। तो सबसे पहले जानिए कृत्रिम मृत्यु क्या है। एक प्राकृतिक नेचुरल किडनी मृत्यु जिसको हम लोग कहते हैं, और मानव निर्मित यानी कि आर्टिफिशियल किडनी। ये दोनों अंतर क्या जान जाए कि हमारे शरीर में आप देखते होंगे कि रीढ़ की हड्डियों के बीचों बीच यहाँ पे इस जगह पे 2 तरह का वृक्क होता है, किडनियाँ जो होती है।
वह क्या करता है कि हमारे शरीर से यूरिया यानी कि यूरिन को जो है सो क्या करता है, छानने का प्रक्रिया करता है। यानी कि अगर हमारे शरीर में जो भी जितना मात्रा में यूरिन होता है यानी कि मूत्र के रूप में होता है, उसको क्या करता है, जिसे वो एक ब्लेडर में जाकर के वो क्या करता है, खून से के माध्यम से उस सारा का सारा यूरिन को जो छान करके अलग कर देता है। अगर हमें किसी कारणवश क्या होता है कि दुर्घटना हो जाता है, यानी कि कहीं हम एक्सीडेंट कर जाते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, अगर ये मेरा दोनों विर्क जो है यानी कि जो नेचुरल है वो अगर काम करना बंद कर देता है, तो उसके जगह में आपका जो है वह कृत्रिम विर्क जो है सो काम करता है। कौन जिसको हम लोग कहते हैं डायलिसिस कह सकते हैं। ये कृत्रिम विर्क जो है वह क्या करेगा कि सबसे पहले यानी कि जो मानव निर्मित यानी कि बनाया गया है उसको क्या करेगा, एक तरफ से यानी कि खून को यानी कि रुधिर को निकालता जाएगा और एक तरफ से जो है सो उसे यानी कि उससे जो यूरिया होता है, यूरिन होता है, उसको छान करके बाहर निकालता जाएगा और एक तरफ से जो है सो पुनः शुद्ध रक्त को जो है वह शरीर में फिर जो है वह पहुंचा दिया जाएगा। और ये प्रक्रिया जो है सो लगातार होता रहता है। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, अपोहन या कृत्रिम विर्क। आगे है पादप में उत्सर्जन। पादप में उत्सर्जन, पादप में उत्सर्जन यानी कि जिस तरह से मानव में उत्सर्जन होता है उस तरह से पादपों में होता है। चूंकि आप जानते होंगे, कभी कभी आप देखे होंगे कि पादप पतझड़ के समय में पत्तियां जो सो बाहर यानी कि सब झड़ जाती है, तो उसके पीछे क्या कारण होता है कि ये उसका एक उत्सर्जन पदार्थ यानी कि एक होता है एब्सिसिक एसिड, जिसको हम लोग कहते हैं ABA, यानी कि ये एब्सिसिक एसिड वो क्या होता है, पतझड़ के समय में ये पत्ती की टहनियों में आगे की ओर जो है सो जा करके जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है वह पत्ती जो है सो झड़ जाती है। तो एक तरह से उसका हो गया उत्सर्जन पदार्थ। फिर ऑक्सीजन, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वह भी आपका पौधे का जो है एक उत्सर्जन पदार्थ है। आगे है रेजिन के रूप में होता है, गोंद के रूप में होता है। ये सारा का सारा जो है एक तरह से उसका भी पादप का उत्सर्जन पदार्थ है। तो ये कुल मिला के जो है ये जैव प्रक्रम पार्ट 2 में आप लोग को इतना बता दिया गया। मुख्य लैंग्वेज जो था करीब करीब इतना ही। आगे जो फिगर है, चित्र है, उसको ध्यान से आप देख करके उसको बनाने का प्रयास करें और नहीं तो फिर हम बना देंगे। धन्यवाद बच्चों।